गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समास। इसके पहले हमने आपको संधि चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में वो चैप्टर आ गया होगा। बेटा, हम हिंदी मंजरी, हिंदी व्याकरण और महान व्यक्तित्व में मैंने जितने पाठ पढ़ाए हैं सिर्फ उतने ही आएंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम में। बार बार एक ही चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैंने आपको बताया ना, जो मैंने पढ़ाया है वो सब पढ़ने हैं आपको। ठीक है बेटा, साथ में ऐसे भी पढ़ना है और एप्लीकेशन भी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। समास। जैसा कि इसका नाम है समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक मतलब शब्द के अनुसार उसका अर्थ होता है छोटा करना। अर्थ होता है छोटा करना। छोटा करना मतलब अगर कोई सेंटेंस है जिसको बड़े में लिखा है उसको हम छोटा करते हैं, इसे क्या कहेंगे हम? समास। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक मेल से जब नया शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। किसे कहते हैं समास बेटा? आप इसकी डिफिनेशन यूँ समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, मतलब वो दो से अधिक भी हो सकते हैं, अधिक शब्दों के सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हुई समास की डिफिनेशन। समास की डिफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई वर्ड है, जैसे हम लिख देते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह ये तो एक सेंटेंस हो गया। अगर हम इसको पूरे शब्द में लिखें तो इसको लिख सकते हैं सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह, ये इतना बड़ा शब्द है, इसको छोटा करके कैसे लिखा गया? सत्याग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, इसको हमने छोटा करके लिखा सत्याग्रह। मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका यही मतलब है। समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना। मतलब हमने पूरे, लगभग पूरे सेंटेंस को सत्य के लिए आग्रह, इन चार शब्दों को छोटा करके हमने क्या लिखा? सत्याग्रह। क्लियर बेटा? अब हम देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने पद होते हैं? समास के दो पद होते हैं। दो पद होते हैं। दो पद होते हैं। कौन कौन से? समास के दो पद होते हैं, सत्य आग्रह। सत्य और आग्रह के लिए तो कारक हो जाएगा सत्य और आग्रह। इसमें क्या है? पहले को हम कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहला, पूर्व पद मतलब जो पहले आए। और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद, ठीक है, मतलब दूसरा। ठीक है, समास के दो पद होते हैं, पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। क्लियर हो गया बेटा? समास के कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। अब हम आपको इसी के साथ लगे हाथ हम आपको समझा दें कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह, समास विग्रह का क्या होता है? समास विग्रह का मतलब होता है कि जैसे मैंने इस पूरे शब्द को, चार शब्द हैं, इनको हमने मिला के एक कर दिया, और जब इस एक शब्द को हमने अलग अलग किया है ना इसमें, यही समास विग्रह कहलाता है। क्लियर? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, समस्त पदों को उनके घटक, घटक मतलब जो वर्ड हैं, एक एक घटक पदों में अलग करने की प्रक्रिया
समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह कहलाती है। अभी मैंने बताया ना बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया था, समास को एक कर दिया था। सत्य के लिए आग्रह, ये हमने 4 शब्दों में अलग अलग हो गया था। ये क्या हो गया, ये हो गया समास। हमने सत्याग्रह को अलग अलग कर दिया, और जब इसको जब हम एक कर देते हैं तो ये समास हो जाता है, और जब हम इसको अलग करते हैं तो क्या हो जाता है, समास विग्रह। क्लियर हो गया बेटा। अब हम देखते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं बेटा, समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6। पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। पांचवा होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठा होता है बेटा द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं बेटा, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। कितने हो गए बेटा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विग समास। ठीक है। समास के 6 प्रकार होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा पहले समास को समझने की आप कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब है कि जिसमें पहला पद अव्यय हो। अभी आपको बताया गया है ना बेटा कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद पहला पद, दूसरा उत्तर पद। अव्ययी भाव समास का मतलब है कि जिसमें पहला पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब आप लोगों को पता होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अव्यय का मतलब होता है जिसमें पहला पद बदले ही ना, लिंग वचन क्रिया काल के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है बेटा। लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद मतलब पहला पद अव्यय हो, अव्यय व प्रधान मतलब वही मेन हो, प्रधान हो, तथा उसके योग से बना समस्त पद भी अव्यय हो। क्या कहलाता है बेटा, वह जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय व प्रधान हो तथा उसके योग से बना समस्त पद भी अव्यय हो, वह क्या कहलाता है बेटा, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं। उदाहरण के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आजन्म। ठीक है। आजन्म में आ शब्द पहला है और जन्म शब्द दूसरा है। आ मतलब पूर्व पद और ये क्या हुआ, उत्तर पद। मैंने कहा ना, जो इसमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। इसमें हम पहला शब्द नहीं बदल सकते। और आजन्म का मतलब क्या होगा, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, जन्म भर।
आजन्म मतलब पूरे जीवन, जीवन भर। ये जन्म भर जो हमने लिखा ये हो गया समास विग्रह, क्योंकि हमने इसको अलग अलग, आजन्म को हमने अलग अलग कर दिया, जन्म भर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या था बेटा? दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब है कि जिसमें, तत्पुरुष का मतलब है कि जिस समास में समस्त पद जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति मतलब मैंने कारक में आपको पढ़ाया था, कर्ता ने कर्म को, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, ऐसे इसको समझिए। जिस समास में समस्त पद मतलब ये समस्त पद है, समस्त पद, और ये क्या है? समास विग्रह। जिस समास में समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। लोप मतलब खत्म हो जाते हैं, लोप होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, वे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कह रहा है कि जिस समास में समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, वे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। विभक्ति चिन्ह मैंने आपको कारक चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण हम इसका लिख सकते हैं, राजसभा। ध्यान रखिएगा बेटा, राजसभा जो शब्द है ये क्या है? ये पूरा इकट्ठा होके क्या हुआ है? समस्त पद बना है। क्या बना है बेटा? समस्त पद। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, मतलब इसका हम समास विग्रह करते हैं, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? राजा की सभा। ठीक है, राजा की सभा, इसमें की शब्द आया है ना बेटा, लेकिन इसमें की शब्द आ गया है, लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं दूसरे तरह से लिखते हैं, समझ में आया बेटा? तत्पुरुष समास, जिस समास में समस्त पद बनाते समय क्या होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। राजसभा, अगर हम कहते हैं किसकी सभा? राजा की सभा, तो ठीक है। अगर हम कहते हैं लोकसभा, अगर हम राजा की सभा की जगह लिख देते हैं लोकसभा, इसमें बेटा सभा शब्द जो है वो उत्तर पद है। मैंने उत्तर पद और पूर्व पद बताया है, और लोक क्या हुआ है? पूर्व पद है। ठीक है बेटा, अगर हम इसमें कह रहा है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या है बेटा? यहाँ पे प्रधान पद है, मतलब सभा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सवाल पूछते हैं किसकी सभा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं राजसभा। राज की जगह लोक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? उत्तर पद प्रधान है। ये कौन सा समास हुआ जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा, तीसरा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब होता है कि जिस समस्त पदों में, जिसमें कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। विशेषण आप लोग को मैंने पढ़ाया है, विशेषण किसे कहते हैं? पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद
विशेषण, विशेषण, विशेष्य, विशेष का संबंध, संबंध हो, वह कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है, समास कहलाता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, पहला पद, जिसमें पहला पद और उत्तर पद कैसे हो, विशेषण हो, विशेष हो। पहला पद पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो। बेटा मैंने जब विशेषण चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने विशेष और प्रविशेषण को क्लियर किया था। आप पहले इन दोनों को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए। उदाहरण आप ले लीजिए यहाँ पे, काली मिर्च, काली मिर्च, एक साथ है काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च में पहला पद, इसमें पहला पद क्या है, इसमें पहला पूर्व पद है काली और उत्तर पद है मिर्च, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा है कि ये विशेषण है काली, कहते हैं उसमें विशेषण बताया जाता कि वह गाय काली है। गाय कैसी थी, काली थी। यहाँ पे मिर्च कैसी है, काली मिर्च है, काली है, और मिर्च क्या है, विशेष्य है, ठीक है बेटा। इसको तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद, पहला पद और उत्तर पद विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण काली मिर्च कह रहा है जिसमें पहला पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो। इसमें पहला पद पूर्व पद विशेषण हो, ठीक है, और उत्तर पद क्या हो, उत्तर पद विशेष्य हो, ठीक है। वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है बेटा। चौथा है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का मतलब होता है कि जिस समास में समस्त पद, जिस समास में समस्त पद किसी अन्य शब्द का बोध कराता है। बोध कराता है मतलब बताता है, बोध कराता है, और दोनों पद प्रधान न हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास कहलाता है जिस समास में समस्त पद किसी अन्य शब्द का बोध कराता है और दोनों पद प्रधान न हो, मतलब इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान है ना तो उत्तर पद प्रधान है। वो कौन सा समास होता है बेटा, वो बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण यहाँ भी देखिएगा। उदाहरण मेघनाद, मेघनाद को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा मेघ मतलब बादल, नाद मतलब आवाज, ठीक है। मेघनाद अर्थात मेघ के समान नाद करने वाला, इसका एक शब्द ये भी होगा और इसका दूसरा अर्थ ये होगा कि रावण का पुत्र। मेघनाद, मेघ मतलब बादल, नाद मतलब आवाज करने वाले, बादल आवाज करने वाले या मेघ के समान आवाज करने वाले, और दूसरा अर्थ होगा इसका रावण का पुत्र, ठीक है बेटा। अब हम आपको पांचवा समास बताते हैं। पांचवा समास क्या है, पांचवा समास है, नेक्स्ट है आपका बेटा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें जब हम समस्त पदों का अलग अलग करते हैं तो उत्तर पद मतलब बाद वाला और पहले वाले पद के बीच में योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह भी आप लोग को पता होना चाहिए। योजक चिन्ह मतलब ऐसे जब हम लगाते हैं, जैसे हम लिखते हैं रात दिन, ठीक है, इसमें ये जो सिंबल लगता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है योजक चिन्ह। इसमें क्या होता है, इसमें
पहले पद और दूसरे पद के बीच में योजक चिन्ह लगते हैं। ऐसे समझ लीजिए इसको कि जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो, दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, हों, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। द्वंद्व समास कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा कि क्या कहा जा रहा है। कह रहा है जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, मतलब पहला भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा भी पूर्व पद भी इम्पोर्टेंट है और उत्तर पद भी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आप ऐसे समझ सकते हैं। उदाहरण आप यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए। यश अपयश इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। ठीक है बेटा, यश और अपयश के बीच कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, यश अगर हम इसमें लिखते हैं, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो कैसे लिखेंगे, यश और अपयश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो समस्त पद हो गया और ये हो गया समास विग्रह। क्या हो गया बेटा, समास विग्रह। यश अपयश का विलोम शब्द है ना। इसके साथ जैसे दिन रात, आना जाना, हर शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, ये कौन सा समास कहलाता है बेटा, ये कहलाता है द्वंद्व समास। और छठा समास है, छठा और आखिरी समास है द्विगु समास। द्विग समास में होता है बेटा कि द्विग समास में जो पूर्व पद होता है, पहले वाला पद होता है, वो संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब वो काउंटिंग बताता है, पहला पद, क्योंकि आपको पता है कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसकी डिफिनेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समास में समस्त पद समूह का बोध कराए मतलब बताए, बोध कराए, और पूर्व पद मतलब पहला पद, पूर्व पद क्या हो, संख्या सूचक हो, संख्या सूचक का मतलब संख्या को बताने वाला हो, संख्या सूचक विशेषण हो, वो वे द्विगु समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, द्विगु समास कहलाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, संख्या सूचक अर्थात संख्या का ज्ञान कराता हो। इसको उदाहरण के अनुसार आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम लिखते हैं त्रिलोक का मतलब होता है, इसमें त्रि पहला है और लोक ये उत्तर पद है, और ये क्या, त्रि पूर्व पद है। त्रि मतलब तीन, संस्कृत में आपने पढ़ा है ना, त्रि का मतलब है यहाँ पे तीन। आप यहाँ पे दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, जैसे लीजिए पंचतंत्र। पंच यहाँ पे पूर्व पद है, तंत्र उत्तर पद है, उत्तर पद पूर्व पद। ठीक है बेटा, पंच मतलब पांच, त्रि मतलब तीन, चतुर्भुज, पंचमुखी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला शब्द जो है, पहला पद जो है वो काउंटिंग बता रहा है, गिनती बता रहा है, यहाँ 3 की, यहाँ 5 की। ठीक है, इसमें पहला पद संख्यावाची है। ठीक है, त्रिलोक का मतलब होता है तीनों लोगों को जहाँ इकट्ठा कर दिया जाए। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा तीन लोकों का समाहार। पंचतंत्र का मतलब होता है 5 तंत्रों का समाहार। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। बेटा मैंने आपको संधि और समास ये दोनों चैप्टर पढ़ा दिया है। एक बार हम फिर आपको समास चैप्टर फिर से एक बार आप इसको देख लीजिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना।
दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। समास विग्रह, समस्त पदों को उनके घटक पदों में अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। क्लियर बेटा? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय व प्रधान हो तथा उसके योग से बना समस्त पद भी अव्यय हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है, उदाहरण मैंने आजन्म बता दिया था। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास, जिस समास में समस्त पद बनाते समय विभक्त चिन्ह का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास, जिस समास में समस्त पद किसी अन्य शब्द का बोध कराता हो और दोनों पद प्रधान हो वह क्या कहलाता है बेटा? बहुव्रीहि समास कहलाता है। पांचवा, द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो और एक दूसरे के अपोजिट विपरीत अर्थ देते हो द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है। द्विगु समास, जिस समास में समस्त पद समूह का बोध कराए और पूर्व पद संख्या सूचक विशेषण हो वे क्या कहलाते हैं? द्विगु समास। बेटा मैंने आपको संधि और समास चैप्टर, एक ही चैप्टर है, मैंने इसे कंप्लीट करा दिया है। हम इसका PDF भेज देंगे, आप अपनी फेयर कॉपी में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? अब आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर लीजिए क्योंकि आपका ये ग्रामर चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। एस्से और एप्लीकेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे, वो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से आप पढ़ाई करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपके एग्जामिनेशन, आपको शेड्यूल मिल गया है कि कब किस चीज़ का पेपर है। ठीक है ना बेटा? थैंक यू बच्चों।